Hello everyone, this side Ashish. Hope you are doing well. Today we are going to continue the training series over ISO 27000. Today's part will be the part 5 and we continue from the clause we completed in the last part of 4. So please maintain the sequence of training for attending and making your knowledge and understanding with respect to information security management system as a foundation. So we are discussing the clause establishing, uh, monitoring, maintaining and improving an ISMS. So we completed the some clauses under this clause. The next clause will be monitor, maintain and improve the effectiveness of the ISMS. तो हमने इस्टेब्लिशिंग मॉनिटरिंग मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। रिस्क असेसमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको समझा था प्रीवियस पार्ट में। किस तरह से जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो ये एक बेसिकली थ्रेट है, वनरेबिलिटी है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और इसलिए यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं उसको इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, मॉनिटर करने की बात करते हैं, मेंटेन करने की बात करते हैं, इम्प्रूव करने की बात कहते हैं। तो रिस्क असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने परमिसिबल रिस्क की बात की थी, परमिसिबल इम्पैक्ट की बात की थी पिछले पार्ट में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में समझना। हमने डिस्कस किया था ISO 31000 का रेलेवेंस, ठीक है। और उसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो सीमलेस इंटीग्रेशन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कोर बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनके साथ, उसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और किस तरह से एज अ फाउंडेशन आपको टेक केयर करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। डिज़ाइन स्टेज की हमने बात की थी, किस तरह से डिज़ाइन स्टेज का जो एडवांटेज है और जो अलाइनमेंट है ISMS का QMS के साथ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो ISMS की नीड है वो एक टेक्निकल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में नहीं रह जाती है। जब हम एक अच्छा ISMS को डेवलप करना चाहते हैं, एक 360 डिग्री ISMS को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात है कि हम किस तरह से मॉनिटर करेंगे, मेंटेन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे जो इफेक्टिवनेस है ISMS का। तो उसके लिए जो हमें चीज़ चाहिए, हमारे पास पॉलिसीज़ होने चाहिए। पॉलिसीज़ में हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे हमारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का बिलीव होता है कि किस तरह से हमें ISMS को टेक केयर करना है, उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं उन पॉलिसीज़ के रिस्पेक्ट में, प्रोसीजर्स के थ्रू जिनको हमें अचीव करना होता है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम उसमें डेवलप करते हैं। फिर उसके फर्दर हम रिपोर्टिंग की बात कहते हैं, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम डेवलप करते हैं ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कुछ मेजर एंड पे हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें रिस्क को ट्रीट करना है, जो हमने बात की थी। रिस्क को ट्रीट किस तरह से करना है उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, एक्सेप्टेबिलिटी की बात की थी। और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो किस तरह से ट्रीट को हमें फर्दर लेके जाना है, उसमें हमने कॉस्ट इफेक्टिव होने की बात कही थी। तो लास्ट पार्ट में और नेक्स्ट जो इसके अंदर बात है एविडेंस की, कि जो डिसीजन मेकिंग हो, जो रिपोर्टिंग हो, उसमें हमारे एविडेंस निकल के आए जो कि वेरिफिकेशन एक्टिविटी के थ्रू हो और ट्रेसिबिलिटी के थ्रू हो, कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग हो सके उस पर हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके, हम एश्योर हों कि जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो हम रिवीजन कर रहे हैं इफेक्टिवनेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, उसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, माइंडसेट है, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए हैं ISMS के रिस्पेक्ट में, पॉलिसीज डेवलप किए हैं, उसके अलाइन ही हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों से कंबाइंड मैनर में ही जो
इम्प्रूवमेंट है इफेक्टिवनेस को लेके, वो निकल के आता है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक चीज़ और जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि एक कॉन्टिन्यूअल मैनर में इन चीज़ों को मेंटेन करना है, जो मॉनिटरिंग है, मेंटेनेंस है, इम्प्रूवमेंट है उनको, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली बात की थी वनरेबिलिटी की, जो डायनामिक है आज के कंडीशन में, आज के डेट में इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफॉर्मेशन की लाइफ साइकिल है उसको सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में इंश्योर करने के लिए जो कॉन्टिन्यूअल साइकिल है उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमने जो बेसिकली एलिमेंट्स की बात की थी, 4 एलिमेंट्स थे आईएसएमएस के जो इम्पोर्टेंट हैं आईएसएमएस को एक फंडामेंटल वे में इंश्योर करने के लिए, जिसमें हमने बात की थी डिफाइनिंग, अचीविंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग की। तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी आईएसएमएस को आप लेके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करो, कुछ पॉलिसी सेट करो एज ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सब क्लॉज का ये डेरिवेटिव है जो मैंने समझाया। नेक्स्ट सब क्लॉज है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का। इसके अंदर बात है प्रोबेबिलिटी, इंक्रीमेंट। ठीक है, गुड एनफ की बात है। फिर इसमें मैंने हेडिंग ली है एक्शंस की। तो इसके अंदर एक्शन जो है एनालाइजिंग है, इवेलुएटिंग है, इम्प्रूविंग है, इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात है, सिलेक्शन मेकिंग की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, MVAE की बात है, फॉर्मलाइजिंग की बात है, रिजल्ट रिव्यू है, कंट्रोल एक्टिविटी है और फीडबैक है। तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में इम्प्रूवमेंट की बात करी। अब यहाँ पे हमने उसमें समझा था कॉन्टिन्यूअल मॉनिटरिंग की हमने बात करी थी, कॉन्टिन्यूअल रनिंग की बात की थी, एक लूप की बात करी थी हमने पिछले ट्रेनिंग पार्ट में। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये सब क्लॉज है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का कि हमें डेली बेसिस पे हमें एक पीरियोडिक वे में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिसके थ्रू हम जो इम्प्रूवमेंट है वो लेके आ सके अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। जो भी वनरेबिलिटीज हम देखते हैं उनको हम इंश्योर कर सके, जो अवेयरनेस होनी चाहिए वनरेबिलिटीज के रिस्पेक्ट में, जो नॉलेज होनी चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंटरेस्टेड पार्टी कंपनी के, वो हमें बिल्डअप करनी है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के मैनर में। तो बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो हम सुनते हैं पर्सनल लेवल पे। कुछ जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आजकल सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट एक बहुत नया फ्रॉड चला हुआ है। तो ये डिजिटल अरेस्ट कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी हो सकते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं वो हो सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें नॉलेज, जो अवेयरनेस बेसिकली एक करंट अफेयर के मीन्स में अवेलेबल है, उनको अडॉप्ट करना अपने सिस्टम में, और उसको फर्दर जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें उस तरह से उसके रिस्पेक्ट में चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्दर उसका रिस्क असेसमेंट करना, किस तरह से चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, हमारी कंपनी के ऊपर किस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन के जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है, उसका क्या मतलब एक्सेप्टेंस लेवल है एज अ कंपनी हमारे लिए उस रिस्क का, वो हमें चेक करना है, इवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, और फर्दर डिसीजन मेकिंग करना है कि उसके लिए फर्दर हम अगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हमारे कंट्रोल्स क्या होंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे और उसके कंट्रोल्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में देखनी होगी। तो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की जब बात होती है तो पहली जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि हम हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी तरह की बेसिकली इम्पैक्ट की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, जो एडवर्स इफेक्ट उसके थ्रू जनरेट हो सकता है उसको हमें मिटिगेट करना है, और जो हम सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके, ये हमारा कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का मीन्स होता है। साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने समझाई उससे आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है गुड एनफ की, कि जो आईएसएमएस सिस्टम होता है वो किसी भी करंट टाइम के लिए गुड हो सकता है, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअल मैनर में आईएसएमएस को देखते हैं
तो वो गुड एनफ नहीं होता है, क्योंकि जो वनरेबिलिटीज है, जो थ्रेट्स हैं, वो समय के साथ चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की थी, कॉन्टिन्यूअल साइकिल की बात करी थी। जो भी पिलर्स है आईएसएमएस के, बेसिकली हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिवाइज करना होता है, समय के साथ एनालाइज करना होता है, इवेल्युएट करना होता है और फर्दर डिसीजन मेकिंग करनी होती है एक अच्छे आईएसएमएस के लिए। तो ये बेसिकली नीड है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की। तो जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात कहते हैं तो इसमें एक्शंस की कुछ बात होती है कि क्या एक्शंस इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से एक्शंस हमें हेल्प करते हैं। तो उसमें एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग है, जो हमने प्रीवियस पार्ट में समझा था। जो भी थ्रेट्स हम एक करंट अफेयर के मीन्स में हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लाइफ साइकिल के रिस्पेक्ट में, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर फर्दर एनालाइज और इवेलुएट करना है इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी प्रोसेस को हमने पिछले पार्ट में समझा था। नेक्स्ट है, जब हम एनालाइज इवेलुएट कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हमें सेट करने हैं, एक साइकिल रन करनी है। उस ऑब्जेक्टिव जो हम नया सेट करेंगे, जो रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारे पुराने आईएसएमएस के ऑब्जेक्टिव होंगे, एनालाइज और इवेलुएट करने के बाद, साथ ही साथ पॉसिबल सोल्यूशन के लिए फिर हम बात करेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं एनालाइज और इवेलुएट करने के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉसिबल सॉल्यूशंस में हमें चेक करना होगा, जो पिछली साइकिल में हमने बात की थी कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नॉन नॉन एक्सेप्टेबल है, उस चीज़ को चेक करना होगा, तभी हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। उसके बाद ही हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को लेके आईएसएमएस के। नेक्स्ट जो बात आती है एक्शंस में, वो है मेकिंग ए सिलेक्शन। जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें मिले हैं, इस इन केस हम एक्सेप्ट करते हैं उस थ्रेट को, उस वनरेबिलिटी को आईएसएमएस के रिस्पेक्ट में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, तो हमें जो हमने पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन से पर्टिकुलर पाथ से, कौन से पर्टिकुलर प्रोसीजर से, कौन से पर्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू इस पर्टिकुलर चीज़ को टेक केयर करना है हमें, जो एज अ थ्रेट है हमारे आईएसएमएस के रिस्पेक्ट में। और नेक्स्ट एक्शन है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो हमने एक्शंस सेलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और जब हम एक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद उसकी बात होगी, हमें उसको मेजर करते रहना है, वेरीफाई करते रहना है, एनालाइज करते रहना है और इवेलुएट करते रहना है, जिससे कि हमें इंश्योर हो सके जो हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट है, ओवरऑल केयरिंग है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, या फिर हमारा जो फोकस है ऑब्जेक्टिव्स को लेके आईएसएमएस के, वो टाइम एक टाइम मैनर में, एक ऑप्टिमल मैनर में, एक इफेक्टिव मैनर में फुलफिल हो रहा हो। और जब हम ये चीज़ करेंगे, मेजरिंग, वेरीफाइंग, एनालाइजिंग और इवेलुएटिंग की, तो हमें डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ सकता है, कुछ स्मॉल चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, MVAE के। तो उसे भी हमें टेक केयर करना है, उसी के थ्रू हमें जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। फर्दर इसमें एक बात कहता है कि लास्ट पॉइंट है फॉर्मलाइजिंग की। फॉर्मलाइजिंग का मीन्स ये है कि हर चीज़, जब कुछ हम किसी भी सिस्टम में चेंज कुछ भी करते हैं, कोई छोटा चेंज हो, कोई बड़ा चेंज हो, तो एक साइकिल के लिए हम उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रन करके देखते हैं कि जो हमारी नीड है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, इंटीग्रेट करने की, रिवाइज करने की, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस साइकिल को जो हम रन कर लेंगे MVAE के थ्रू, तो अगर हमें एडिक्वेट रिजल्ट मिल रहे हैं, सफिशिएंट रिजल्ट मिल रहे हैं, हम एक कॉन्फिडेंट है रिजल्ट्स के लिए, तो फर्दर फॉर्मलाइज करना है उन जो रिविजन्स हैं उनको, और फर्दर उस प्रोटोकॉल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रोसेस है उनको उसको एक्सिक्यूट करना है, टेक केयर करना है। इसके साथ ही फॉर्मलाइजिंग की, ये तो एक्शंस की बात हो गई। जो इम्पोर्टेंट है रिजल्ट का रिव्यू करना, जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, जो हमने बात कही थी पिछले ट्रेनिंग के पार्ट में, हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे। उसमें पहला हमारा
ओवरव्यू था, आइडेंटिफिकेशन था, फिर एसेसिंग की बात थी, फिर ट्रीटमेंट की बात थी, सेलेक्टिंग की बात थी उसमें। तो ये जो बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है इन डेप्थ, जिससे कि जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम बात करें, हम फोकस हों, तो हमें सही रिजल्ट्स मिल सकें फर्दर, हम एक कॉन्फिडेंट मैनर में एक इंटीग्रल मैनर में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकें विथ रिस्पेक्ट टू आईएसएमएस ऑब्जेक्टिव्स। इसके साथ ही ये जो साइकिल है उसके लिए स्टैंडर्ड के सब पार्ट में भी कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी की बात कहता है, जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट से समझाते आ रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए चलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग आपकी। इसके साथ ही नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फीडबैक का, इस सब क्लॉज के अंदर कि जो फीडबैक है किसी भी तरह की इंटरेस्टेड पार्टी से जो हमें मिलता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें यूटिलाइज करना है अपने आईएसएमएस को इम्प्रूव करने के लिए। हमें जो फीडबैक का यूटिलाइजेशन है वो टाइमली करना है, जिससे जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा फोकस है आईएसएमएस का, वो फुलफिल हो सके। तो फीडबैक का ध्यान रखिएगा, फीडबैक बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो ये पॉइंट है इंटरेस्टेड पार्टीज। मैंने पिछली बार भी आपको रेफरेंस दिया था कि अगर आप आईएसएमएस की इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप ट्रेनिंग मेरी अटेंड कर सकते हो, 9000 सीरीज की 3 स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर, इसके थ्रू आप चीज़ों को समझोगे और जो हम बात कर रहे थे पिछली ट्रेनिंग में सीमलेस इंटीग्रेशन की, वो आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज था जो 4.5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है आईएसएमएस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो सक्सेस फैक्टर की यहाँ पे बात है कि आईएसएमएस को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने अभी तक ये हमको समझ में आया होगा, आ चुका है इतनी ट्रेनिंग करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, कि जो आईएसएमएस है उसका सक्सेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी इसीलिए मैंने यहाँ पे लार्ज नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने इंक्लूडिंग लिया है हेडिंग, इसके अंदर है पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज, कंसिस्टेंट विथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, विजन सपोर्ट, कमिटमेंट, विजिबल सपोर्ट, कमिटमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अवेयरनेस ट्रेनिंग एजुकेशन, इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, बिजनेस continuity अप्रोच, मेजरमेंट सिस्टम, कंसिस्टली अचीविंग। तो कुछ पॉइंट्स आपने रिपीटेड वे में यहाँ पे समझे हैं, लार्ज नंबर मैंने आपको समझा दिया, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज आपने समझ गए हैं आप अभी तक। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट विथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात है, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इस तरह का होना चाहिए। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं 9001 सीरीज में, 9000 की सीरीज में, तो क्वालिटी को एक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं। वहाँ पे जो इसकी मीनिंग है वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना चाहिए कि क्वालिटी के रिस्पेक्ट में वो वर्क करे। उसी तरह से आईएसएमएस के लिए है कि अगर आईएसएमएस को सक्सेस बनाना है तो उसका ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है हमें आईएसएमएस के सक्सेस को लेके, कि जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड है, इंफॉर्मेशन की जो लाइफ साइकिल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे इंडिविजुअल्स हों ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एज अ इंटरेस्टेड पार्टी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो कंसिस्टेंटली जो आईएसएमएस की पॉलिसी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन उसको उस पे वर्क करें, उस पे ध्यान दें, उसको टेक केयर करें। साथ ही साथ इसको एक लीगल बाइंडिंग भी आप बना सकते हो अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को आपकी जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको अलाउ करती है। इसके साथ ही साथ इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड विजिबल सपोर्ट की बात होता है और कमिटमेंट की, कि हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है, रिव्यू करना है
कि डेली प्रैक्टिसेस में जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, वो कमिटमेंट उनके द्वारा दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही है, वो विजिबल है कि नहीं विजिबल है, इस चीज़ को इंश्योर करना है, जिसके थ्रू हम आईएसएमएस को फर्दर आईएसएमएस के लिए कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकें और सक्सेस की बात कर सकें आईएसएमएस की। तो हमें ये मॉनिटरिंग भी करनी है, वेरीफाई भी करना है विजुअल सपोर्ट और कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में समझा है पिछले पार्ट में। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएसएमएस को लेके, और इसके साथ ही जो अवेयरनेस है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, वो हमें उसकी साइकिल इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी जो आईएसएमएस का एस्टेब्लिशमेंट है, इंटीग्रेशन है, वो प्रॉपर हो पाएगा। क्योंकि जो भी कोर टीम इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके उसके मैनेजमेंट को लेके, उनके लिए हमें अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम रखने पड़ेंगे, जिससे कि जो वनरेबिलिटीज हैं डायनामिक, उनसे वो डील कर सके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही किसी तरह का इंसिडेंट, किसी तरह का ब्रीच इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए के रिस्पेक्ट में होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए। तो मैनेजमेंट प्रोसेस सेम ही होगा जो हमने बात किया था आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद हमने बात की थी एक्सेसिंग की बात की थी, फिर ट्रीटमेंट की बात की थी, उसके बाद कंट्रोल की बात की थी। तो हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू हम इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस को के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर ब्रीच होता है, इंसिडेंट होता है, या फिर अगर थ्रेट को भी हम इंसिडेंट देखते हैं, या करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंसिडेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे चल के हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, तो उसको भी इस प्रोसेस के थ्रू हम मैनेज कर सके आईएसएमएस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें भी जो सीक्वेंस होंगे वो सेम होंगे जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। इसके साथ ही बिजनेस कॉन्टिन्यूटी अप्रोच रखना है जब भी हम आईएसएमएस क्रिटिकल सेक्टर सक्सेस फैक्टर की बात कहते हैं। अब कहीं पे कुछ अगर बड़ा लैप्स हो जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से आपने कुछ न्यूज़ सुने होंगे पिछले समय में, हमें न्यूज़ के थ्रू पता चला कि मतलब किसी कंपनी का डेटा पूरा ही किसी हैकर ने ब्रीच कर दिया, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उस केस में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पे एक डायरेक्ट रिस्क आ जाता है। तो उसमें हमें जो अप्रोच रखना है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, नेगेटिव वे में नहीं जाना है, और पॉजिटिव वे में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। ठीक है, किस तरह से हम जो इंश्योरर हैं, जो हमने पिछले पार्ट में इंश्योरर की बात की थी, उनसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं इस तरह के रिस्क के रिस्पेक्ट में। तो उसका हेल्प लेके हमें आईएसएमएस को अपने हम एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इसको डेवलप करना है। साथ ही साथ फिर नेक्स्ट मेजरमेंट सिस्टम की बात है। तो मेजरमेंट सिस्टम आप समझ गए होंगे, जिसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट रिव्यू की बात होती है वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर फर्दर फॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है एज अ मेजरमेंट सिस्टम फॉर आईएसएमएस। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो है वो कंसिस्टेंटली अचीविंग की बात है। तो जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, उसके जो रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं, एविडेंस निकल के आ रहे हैं, जो हम रिव्यू कर रहे हैं टाइम के साथ ही साथ, उसी के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो कंसिस्टेंटली अचीविंग की बात है एज अ आईएसएमएस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वो मेंटेन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, और सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो उन्हीं से ये सारी चीज़ें डिराइव हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। फिर लास्ट फोर्थ क्लॉज का लास्ट पॉइंट है आईएसएमएस का, वो है बेनिफिट्स ऑफ आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इसके अंदर बात है रिड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट असिस्टेंस, good information security practices, common language concept, stakeholder trust, societal value, information security investment,
इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे क्लियर स्टैंडर्ड करता है कि बेनिफिट्स ओवरऑल आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड को जब आप इस्टेब्लिश करते हो तो आपको क्या मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड की बात है, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात नहीं किया है। जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि 27,000 की जब हम बात करते हैं, 27,000 सीरीज की जब बात करते हैं, तो फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स को हमें अडॉप्ट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, एस्टेब्लिश करना होता है अपने सिस्टम में, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। तो उसी तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली जो ये सब क्लॉज है, इसका सब क्लॉज का नंबर है 6.7। इस तरह से इसकी टाइटल डिफाइन की गई है कि बेनिफिट जो है आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड से क्या है। तो पहला इसमें जो पॉइंट है, रिड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के रिस्पेक्ट में, वो हमारी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जब हम आईएसएमएस डेवलप कर लेते हैं तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी में हमारा जो प्रोबेबिलिटी है कंप्रोमाइज होने का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो बहुत उसमें हम सेविंग करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने बात की थी परमिसिबल रिस्क की, ठीक है, परमिसिबल इम्पैक्ट की। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना है। तो यहाँ पे भी उसका अगेन स्टैंडर्ड कंटिन्यू कर रहा है सब्जेक्ट को, रिड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी की बात कह रहा है। इसीलिए साथ ही साथ जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की बात होती है कि इसमें जब हम फैमिली को अडॉप्ट करते हैं एसएमएस की अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीमलेसली, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिलता है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको हम मैनेज कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट असिस्टेंस की, कि मैनेजमेंट को एक असिस्टेंस मिलता है कि हम उनके पास एक प्रोटोकॉल है, एक फ्रेमवर्क है, एक ओवरऑल मेथडोलॉजी है, एक मेथडिकल इस असेसमेंट का प्रोसीजर है, जिसके थ्रू इन केस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में कोई भी थ्रेट होता है, वनरेबिलिटी दिखती है, आती है, तो उसको वो इस प्रोसेस के थ्रू जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, कोर मैनेजमेंट है, वो डील कर सकता है, टेक केयर कर सकता है, चीज़ों को रेसिस्ट कर सकता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैनेजमेंट असिस्टेंट वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो है गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो जब ये हम क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो ISO 27000 की फैमिली है, तो ग्लोबली इसी स्टैंडर्ड को डिराइव किया गया है डिफरेंट माइंडसेट से, डिफरेंट कॉम्पिटेंसी से, डिफरेंट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस इस फैमिली को अडॉप्ट करने से ये भी बेनिफिट मिलता है कि हम ग्लोबली कहीं पे वर्क कर रहा हूँ, नेशनली कहीं पे वर्क कर रहा हूँ, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को कंप्लाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, डे टू डे टेक केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉमन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है। तो जब हम गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को हमने समझा, उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये बेसिकली टर्म है कि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड की फैमिली है वो कॉमन लैंग्वेज है, जो मैंने बात करी नेशनल के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट स्टेट्स है नेशन के अंदर, इंटरनेशनल इंटर स्टेट की बात करी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज में हम वर्क कर रहे हैं, तो सब जगह पे ये कॉमन लैंग्वेज की तरफ वर्क करता है, कॉन्सेप्ट की तरफ वर्क करता है, जो आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके। इसके साथ ही नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेक होल्डर ट्रस्ट। तो स्टेक होल्डर का जो ट्रस्ट है वो इम्प्रूव होता है। स्टेक होल्डर्स में आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, और मैंने इंटरेस्टेड पार्टीज का आपको रेफरेंस दिया हुआ है, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें समझाई हैं। उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है आपकी कंपनी के लिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरह से आप चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को टेक केयर कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका जो एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का
डिजिटल इंफॉर्मेशन इन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी आप फुलफिल करते हो इस आईएसएमएस के स्टैंडर्ड फैमिली को यूज़ करते हुए। सोसाइटल वैल्यूज़ को हमने समझा था, सोसाइटल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो उसको भी हम इन्हेंस करते हैं। ये बेसिकली वैल्यू है जो इंफॉर्मेशन है, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक वैल्यू होती है। तो जब आप ये आईएसएमएस की फैमिलीज को इस्टेब्लिश करते हो अपने सिस्टम में, अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करते हो, तो जो वैल्यूज़ हैं, सोसाइटल जो रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर के रिस्पेक्ट में, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, वो इम्प्रूव होती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल कंसर्न है, ओवरऑल कैपिटल इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, या फिर प्रैक्टिसेस हैं जो आईएसएमएस के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, जब आप इन फैमिलीज ऑफ स्टैंडर्ड्स को आईएसएमएस की अडॉप्ट करते हो, इंटीग्रेट करते हो अपने सिस्टम में, तो आप इकोनॉमिकली जो रिस्क मैनेजमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, उसको आप कर सकते हो और एड्रेस कर पाते हो। तो ये इकोनॉमिकली चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्लॉज का लास्ट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट क्लॉज हमारा जो बचा है उसको डिस्कस करते हैं, उस वो नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसका क्लॉज नंबर है बेसिकली फिफ्थ, इसका टाइटल है आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डायग्राम आपको विजुअल है। इसमें 5.1 जो है जनरल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर है इंटर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। तो हमने आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड हम इन्हीं फर्स्ट पार्ट से ही समझा था हमने, जिसमें मैंने बैकग्राउंड समझाया था आईएसओ 27000 का, किस तरह से चीज़ें देखनी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दिया था जो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, आगे उसको एक थोड़ा थॉरो मैनर में चीज़ें समझेंगे आगे के लिए। जनरल इंफॉर्मेशन में इंटर रिलेटेड स्टैंडर्ड होने की बात है कि सारी जो स्टैंडर्ड है 27000 फैमिली की वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आईएसएमएस फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें 4 बेसिकली ब्लॉक्स हैं। पहला है वोकेबुलरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये 5.2 है। फिर है रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स क्लॉज 5.3। फिर है गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स, वो है 5.4। फिर है सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स, वो है क्लास 5.5। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो 5.2 में, 5.3 में, 5.4 में चीज़ें डिफाइन की गई हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स को बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के लिए हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हम इस सीरीज़ के आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट स्टैंडर्ड की सीरीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जैसे कि 27001 है, 27002 है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईएसएमएस को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आप माइंडसेट रखिएगा जब भी आईएसएमएस को इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम में, इस्टेब्लिश करें, कि एक सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है। अगर आप बिजनेस को कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपकी डेली एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आपको चीज़ों को इंश्योर करना है। वनरेबिलिटीज़ हमने लास्ट पार्ट में समझा था कि वनरेबिलिटीज़ किस तरह से डायनामिक है आज के सिनेरियोज में, इंटर रिलेटेड वर्ल्ड में के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो आपको बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो सकता है टोटली। ठीक है, नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो सकता है आपके सामने, और आपको आप इस चीज़ को समझ सकते हो कितनी बड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है एज अ बिजनेस आपकी कंपनी के लिए।
तो ये हमारा 5.1 क्लॉज था जो हमने डिस्कस किया। अब मैं जो ये 5.2 हमने डिफरेंट ब्लॉक्स डिस्कस किए, 5.3 5.2 हमने डिस्कस कर लिया है, 5.3 5.4 5.5 को डिस्कस करते हैं कि जो स्टैंडर्ड लिखे हैं 27,000 है, यहाँ पे दूसरे हैं, उनकी हेडिंग क्या क्या है, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स को इन डिटेल ट्रेनिंग के थ्रू कवर करने की। ठीक है, तो 5.2 पे चलते हैं। तो उसमें जो रेफरेंस है वो ISO ऑब्लिक IC का है 27,000 का, जिस डॉक्यूमेंट की हम ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं। इसकी टाइटल आपको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ओवरव्यू एंड वोकेबलरी। 5.3 की बात करेंगे तो वो है स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। तो 5.3.1 में ISO ऑब्लिक IC 27001 की बात है, जिसकी टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए यूज होता है, जेनरिक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसकी हम ट्रेनिंग करेंगे आने वाले दिनों में 27001 की। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड का रेफरेंस है 5.3 के ही 2 में सब क्लॉज में, जो कि ISO ऑब्लिक IC 27006 है। इसकी जो टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स रिक्वायरमेंट फॉर बॉडीज प्रोवाइडिंग ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इस स्टैंडर्ड में जो बॉडीज ऑडिट कर रही हैं, सेकेंड पार्टी ऑडिट हो सकती है, थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकती है। सर्टिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट जो होती है, आपने सब सुना होगा, या फिर किसी आप एक्सपर्टाइज से हमारी फर्म से सेकंड पार्टी ऑडिट कराते हो, थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हो, तो वो हमें फॉलो करनी है ISO IC 27006 के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ अगर फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप टेक केयर करते हो, प्रोवाइड करते हो, एक्सिक्यूट करते हो, तो उसके लिए भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना ISO ऑब्लिक IC 27006 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके थ्रू एक प्रॉपर ऑडिट, एक एडिक्वेट ऑडिट, एक लेवल जो होना चाहिए ऑडिट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो आप कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है 5.3.3। इसके अंदर बात है ISO ऑब्लिक IC 27009 की। इसमें इसकी जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ ISO IC 27001 रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक की बात है, किस तरह से रिलेट करना है 27,001 को सेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है 5.4। 5 के अंदर वो है स्टैंडर्ड डिस्क्राइबिंग जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसके अंदर पहला जो स्टैंडर्ड है 5.4.1 में है वो है ISO ऑब्लिक IC 27002। इसके अंदर बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ये स्टैंडर्ड की भी हम ट्रेनिंग करेंगे 27,001 के बाद, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हमें एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मिल जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और जो हमारी नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो हम बेहतर बेटर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो है 5.4.2 ISO ऑब्लिक IC 27003। इसके अंदर बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसके अंदर गाइडलाइंस हैं जो बेसिकली 27,002 है उसके रिस्पेक्ट में, किस तरह से सपोर्टिव बनाना है चीज़ों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो इस स्टैंडर्ड में बताया गया है। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है 5.4.3 में है वो है ISO ऑब्लिक IC 27004। उसमें बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। तो ये स्टैंडर्ड आप समझ गए होंगे इसकी टाइटल से, इसमें बेसिकली मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और प्रॉपर एड्रेस करने के लिए जो वनरेबिलिटीज़ हैं डायनामिक, उनको एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.4.4 ISO/IC 27005 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो इस स्टैंडर्ड को हमने जो प्रीवियस पार्ट था हमारा उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। इसको मैंने ISO 31,000 से रिलेट किया था। इस स्टैंडर्ड को सीमलेस इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझी थी। तो इसका यूटिलाइजेशन रिस्क असेसमेंट के लिए है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लिए। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है 5.4.5। इसमें जो स्टैंडर्ड मेंशन है वो है ISO/IC 27007। इसकी जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स गाइडलाइन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑडिटिंग। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में बात है कि ऑडिट कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि मैंने फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी की ऑडिट की अभी बात की थी, एक स्टैंडर्ड था। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में है, वहाँ पे बॉडीज के रिस्पेक्ट में थी। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है 5.4.6 के अंदर वो है ISO/IC TR 27008। इसकी जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स गाइडलाइंस फॉर ऑडिटर्स ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो गाइडलाइंस हैं ऑडिटर्स किसी भी तरह के हों, फर्स्ट पार्टी ऑडिटर हों, सेकंड पार्टी ऑडिटर हों, थर्ड पार्टी ऑडिटर हों। फिर 5.4.7 है, इसके अंदर बात है ISO/IC 27013 की। इसकी जो टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स गाइडलाइंस ऑन द इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO/IC 27001 और ISO/IC 20001। तो ये 20001 जो स्टैंडर्ड है वो सर्विसेज से रिलेटेड है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है कंपनी, उनको कंबाइंड मैनर में 27001 और 20001 किस तरह से इंटीग्रेटेड वे में इस्टेब्लिश करना है एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। फिर स्टैंडर्ड है हमारा नेक्स्ट जो 5.4.8 के अंदर है वो है ISO/IC 27014। इसकी जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे गवर्नेंस की बात है कि गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में भी गवर्नेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो किस तरह से हम जो गवर्निंग पर्सन्स हैं, गवर्निंग टॉप मैनेजमेंट है, वो टेक केयर कर सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के को, उसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है, जो कि टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो ISO/IC TR 27016 है। इसकी जो टाइटल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स। तो हमने ये समझा था पिछले ट्रेनिंग के पार्ट में, और इस ट्रेनिंग पार्ट में भी किस तरह से जो इकोनॉमिकल होना, जो भी हम ट्रीटमेंट के तरीके सेलेक्ट करते हैं रिस्क के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, तो उसके सिलेक्शन में, उसके रिजेक्शन में, उस रिस्क के एक्सेप्टेंस में किस तरह से जो इकोनॉमिक्स है वो एक बड़ा फैक्टर है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैंडर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमें फर्दर गाइडलाइन देता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है 5.4.10 है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो है ISO/IC 27021। इसकी जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपिटेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोफेशनल्स। तो ये बेसिकली टीम से रिलेटेड हैं, जो टीम्स एसोसिएटेड हैं, जो टेक केयर करती है डेली एक्टिविटीज़ में। एक जो हमने कॉन्टिन्यूअल एक्टिविटी की बात की थी, कॉन्टिन्यूअल साइकिल की बात की थी रिस्क मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, तो उन प्रोफेशनल की क्या रिक्वायरमेंट होनी है कंपिटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये स्टैंडर्ड बेसिकली गवर्न करता है।
नेक्स्ट जो हमने टैब था हमारा 5.5, इसके अंदर बात थी स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइबिंग सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। तो इसमें 5.5.1 है जिसमें बात है ISO ऑब्लिक IC 27010। इसकी जो टाइटल है स्टैंडर्ड की वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फॉर इंटर सेक्टर एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली इंटर सेक्टर की बात है कि जब आप सर्विसेज देते हो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसकी डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज हो सकती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। साथ ही साथ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज की, तो उस कंडीशन में किस तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वो आपको अडॉप्ट करनी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, वो इस स्टैंडर्ड के थ्रू 27010 के थ्रू हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है 5.5.2। इसके अंदर बात है ISO ऑब्लिक IC 27011 की। इसकी जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स Code of Practices for Information Security Controls based on ISO/IC 27002 for Telecommunication Organization। तो ये टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेडिकेटेड है, रिलेट करता है जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं। 27002 की जो रिक्वायरमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, उसके थ्रू। फिर नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है 5.5.3, जिसके अंदर बात है ISO/IC 27017 की। ये स्टैंडर्ड डेडिकेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स कोड ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स बेस्ड ऑन ISO/IC 27002 फॉर क्लाउड सर्विसेज। तो लास्ट वाला जो था 11, वो टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में था। 17 जो है ये वाला स्टैंडर्ड, ये क्लाउड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है, इस तरह से ISMS को इंटीग्रेट करना है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज जो है 5.5.4 है, जिसमें बात है ISO/IC 27018 की। इसकी टाइटल है शुरू की सेम है, इसमें जो है पब्लिक क्लाउड एक्टिंग एज P22 प्रोसेसर्स के रिस्पेक्ट में जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, उनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 27018 के अंदर। फिर जो नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.5.5, इसके अंदर ISO/IC 27019 की रिक्वायरमेंट है। ये जो है एनर्जी यूटिलाइजिंग इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड है, जो 27002 में रिक्वायरमेंट्स है उनको रिलेट किया गया है इस स्टैंडर्ड या ISMS के रिस्पेक्ट में। एनर्जी यूटिलिटी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है वो बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 5.5.6, जिसमें ISO 27799 की बात है स्टैंडर्ड की। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है, इसकी जो टाइटल है वो है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स की बात है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन हेल्थ यूजिंग ISO/IC 27002। तो मेजर जो चीज़ें हैं वो हमारी निकल के आएंगी 27002 से। हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं अभी तक इस स्टैंडर्ड का, जिससे हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया है कि किस तरह से चीज़ों को देखना है, करना है, समझना है, और मैनेजमेंट सिस्टम की हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब हम जब 27001 में चलेंगे तो वहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम का वो डिस्कस करेंगे। और जब हम ISO/IC 27002 में चलेंगे तो वहाँ पे हम कंट्रोल डिस्कस करेंगे, जो स्पेसिफिक कंट्रोल है रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंफॉर्मेशन की जो लाइफ साइकिल है उसके रिस्पेक्ट में हम कंट्रोल डिस्कस करेंगे। और ये अभी तक हमने जो डिफरेंट स्टैंडर्ड समझा, रिलेट किया अभी तक, ये क्लॉज 5 जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी 27002 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें रिलेटेड है, तो मेजर स्टैंडर्ड है 27002। तो आप बने रहिए
हमारे साथ जो आने वाली ट्रेनिंग सीरीज है ISMS के ऊपर 27001 की और 27002 की, जिससे कि आप एक बेटर चीज़ों को समझ पाएँ और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो ये लास्ट ट्रेनिंग है साइट का, और ये ट्रेनिंग सीरीज हमारी यहाँ पे 5th पार्ट के साथ कंप्लीट होती है ISO/IC 27000 की। हमने इस डिटेल समझा, काफ़ी समय दिया इस ट्रेनिंग के अंदर, इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं पे भी आप जाओगे तो इतना थॉरो ट्रेनिंग, आप किसी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करोगे, इतनी थॉरो ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो इंसाइट्स यूज़ किए मैंने इसमें, एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं बहुत सारे चीज़ों को समझाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमारे कोर्सेज आप अटेंड करो, आपको उसमें से बैच मिलेगा बेसिकली जब कोर्स आप अटेंड कर लोगे, और आप हमसे बेसिकली एक एग्जामिनेशन के थ्रू सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, जो कोर्स आप अटेंड करते हो, जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपको इस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, गाइडिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो दिए हुए मेल आईडी पे, कॉन्टेक्ट नंबर पे, हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो। मैं एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार EQR मेरी कंपनी के नाम बिहाफ पे ट्रेनिंग दे रहा था, और हमारी कंपनी का टैगलाइन है द थर्ड पार्टी एक्सपर्ट, और ये हमारी कंपनी का लोगो है। तो वेरी गुड डे, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।